हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12 का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने जा रहे हैं। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ मेज़र करा चुका हूं और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल करा चुका हूं। ये थर्ड टॉपिक है जो मैंने इसमें लिया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा से पहले। हाँ, तो शुरू करते हैं इसे। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता क्या है। तो आप नोट्स बनाएं तो कॉपी में मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाएं। आप सबसे पहले लिखें इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? इंटरलाइन पार्ट ऑफ अ रियल लाइन होता है। एक रियल लाइन का पार्ट होता है। जैसे हमारी रियल लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस जो होती है रियल लाइन, ये हमारी रियल लाइन है पूरी। इस पे नंबर हैं, सारे रियल नंबर होते हैं इसमें, है ना। क्या होते हैं? ऑल रियल नंबर्स। अब मैं इसमें से इसका कोई पार्ट अगर ले लूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पर -3 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। मैं इसका कोई भी एक पार्ट ले लूँ, छोटा सा हिस्सा ले लूँ कहीं से भी, यहाँ से लेके यहाँ 2 से लेके मैंने 1 तक का पार्ट ले लिया -2 से। तो ये इसका एक इंटरवल हो गया -2 से 1 तक। अब ये दो इंटरवल बहुत तरीके होते हैं, ये भी अपने आप में पूरा इंटरवल ही है। रियल लाइन भी एक इंटरवल है जिसे -∞ से +∞ बोलते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना होगा, अगर हम दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं, ये इसके बाउंड्री पॉइंट होते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं इसे, क्लोज इंटरवल। ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को छोड़ रहा हूँ ऐसे कि भाई इसका मतलब क्या है, -2 और 1 ये तो लेना ही लेना है, और इसके बीच के सारे पॉइंट, तो उसे क्लोज इंटरवल कहते हैं, बंद कर दिया। इसका मतलब है ना तो -2 को इंक्लूड करना है इसमें, ना ही 1 को इंक्लूड करना है। ठीक है, ना तो -2 को इंक्लूड करना है और ना 1 को इंक्लूड करना है, तो इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल कुछ नहीं होता है, एक रियल लाइन का पार्ट होता है या सबसेट होता है। अगर हम सेट में जाएं तो आप मेरा सेट का वीडियो देखें, मैंने इंटरवल पे वीडियो बनाई है, तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो बेसिकली हमें पहला पता होना चाहिए कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल होता है रियल लाइन का एक पार्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम जब फंक्शन की बात करेंगे तो हम फंक्शन हमेशा बोलते हैं a to b। एक फंक्शन जब हम बोलते हैं, फंक्शन होता है a से b में। a वाले सेट को हम डोमेन सेट बोलते हैं, यहाँ से हम वैल्यू देते हैं, यहाँ हमें वैल्यू मिलती है। b को हम कोडोमेन सेट बोलते हैं, और जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं इसके लिए, सारी नहीं मिलती, कुछ मिलती हैं, उसे रेंज बोलते हैं। तो हमारा फंक्शन वैसे तो a to b हो सकता है, यहाँ कोई भी सेट हो सकता है। एक स्पेशल कैटेगरी हम ले रहे हैं जहाँ पर हमारा सेट जो होगा इंटरवल होगा। इंटरवल होगा मतलब रियल लाइन का कोई पार्ट होगा, पूरी लाइन भी हो सकती है, उसका कुछ पार्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शन कैसा है, हमें कुछ भी दिया जा सकता है, बस कुल मिला के बात है इंटरवल होगा। तो हमारे पास एक चीज़ हो गई इंटरवल। अब उस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ये समझते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक इंटरवल लिया है, ये x1 से लेके यहाँ तक मैंने इंटरवल लिया है। इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं x1 से, और यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं x1 से लेके x4 तक। तो हमने एक इंटरवल लिया है x1 से लेके, x1 से शुरू हो रहा है, x4 पे ख़त्म हो रहा है, और इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, अनंत पॉइंट है। शुरू कहाँ से हो रहा है ये इंटरवल? x1 से, और ख़त्म हो रहा है x4 पे। मैंने x एक्सिस का एक पार्ट ले लिया, उसमें यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। मैंने कुछ मार्क करें x1, x2, x3, x4 समझने के लिए। अब मैंने ये 3 अलग अलग फंक्शन के ग्राफ बनाए हैं। हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है, ये f(x) का ग्राफ है, ये एक अलग फंक्शन है g(x), ये एक अलग फंक्शन है h(x). मैंने 3 तरह के ग्राफ बनाए हैं। अब हम इन तीनों फंक्शन को बारी बारी से देखते हैं कि हो क्या रहा है। जब मैंने x1 पे देखूँ तो इस x1 पे इस रेड वाले ग्राफ की वैल्यू इतनी है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा इसकी वैल्यू इतनी हो गई, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा इसकी वैल्यू इतनी हो गई, और आगे बढ़ा इतनी हो गई। तो मतलब जब मैं x1 से x4 की तरफ बढ़ रहा हूँ, या मैं ये कहूँ मैं x की वैल्यू बढ़ाए जा रहा हूँ, जब भी हम राइट साइड में चलते हैं x एक्सिस पे ऐसे चलते हैं इस तरीके से, तो x की वैल्यू बढ़ती है, या डोमेन सेट की वैल्यू बढ़ती है। ये हमारा डोमेन सेट को दिखा रहा होता है, और ये कोडोमेन को। तो जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, देखो नोट कर लेंगे, अब इंक्रीजिंग फंक्शन हम समझेंगे कि हो क्या है। या तो मैं लेफ्ट से राइट जाऊं, या मैं डोमेन की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं, फिर मैं फंक्शन का नेचर देखूंगा कि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। सबसे पहली वैल्यू पे इसकी वैल्यू मात्र इतनी सी है, फिर ये इतनी बड़ी हो गई, ये y की वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू जो y के कॉरस्पॉन्ड चलती है। फिर यहाँ पर आए तो और बड़ी, यहाँ पर आए तो और बड़ी। तो लेफ्ट से राइट जाने पे फंक्शन की वैल्यू नीचे से ऊपर उठ रही है, या ऐसे कहते हैं x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को ही हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। हम ये ब्लैक वाले का भी नेचर देख सकते हैं। x1 पे इसकी वैल्यू है माइनस में, नीचे की तरफ माइनस में मिलती है। फिर x2 पे इसकी वैल्यू इतनी हो गई,
पॉजिटिव हो गई, y नीचे माइनस होता है ऊपर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। ये ना सोचे कि ये तो इतनी बड़ी है, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ऑलरेडी छोटी होगी, यहाँ के पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे आके इतनी हो गई और यहाँ पे आके इतनी हो गई। तो ग्रीन, अगर हम ब्लैक वाले को भी देखें तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। ब्लू वाले को देखते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू लेकिन माइनस में है, यहाँ पर आई थोड़ी छोटी हो गई माइनस में, तो मतलब कुल मिला के ये बड़ी हो गई वैल्यू, ऊपर उठना शुरू हो रहा है ग्राफ, ये और बड़ी हो गई, ये और बड़ी हो गई। तो HX को भी देखो तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, अ फंक्शन f(i)(s), i हो गया हमारा इंटरवल, जैसे कि ये इंटरवल हो गया, कुछ भी इंटरवल हो सकता है जिसमें हम बात कर रहे हैं, मतलब हमारा फंक्शन हम i इस इंटरवल से बात कर रहे हैं। s हो गया वो जो वैल्यू लेगा, वो जो उसका कोडोमेन बनेगा, जैसे ये रेड वाले का कोडोमेन हम देखें तो नीचे चलता जाएगा वहाँ तक, तो जितनी वैल्यू लेगा ये पूरे सेट में, ये वाला हमारा कोडोमेन होता है, उसमें को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग। ये मैं इंक्रीजिंग का साइन बनाऊंगा थ्रू आउट, याद रखना कि ये मेरा साइन इंक्रीजिंग के लिए होगा। किसके लिए होगा, इंक्रीजिंग। और जब इस पर डबल एरो होगा तो वहाँ पर हमारा वर्ड आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दो चीज़ें होंगी बच्चों, एक इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह एक डिक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसा बना सकते हो कॉपी में, लेकिन पेपर में आप पूरा ही लिख के आएँ, क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं, संभावना होती है कि टीचर काट दे, तो पूरा ही लिखें। तो कोई फंक्शन किसी इंटरवल से डिफाइंड हो रखा एस में, एस रियल लाइन का ही कोई सबसेट होगा जो वैल्यू लेगा, तो हम उसे इंक्रीजिंग बोलेंगे इस इंटरवल में, कि केवल इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। हो सकता है उसके आगे जाके नेचर बदल जाए, वो बाद में देखेंगे। तो फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा इंटरवल में इफ़ वैल्यू ऑफ एफ, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजेज विद द वैल्यू ऑफ डोमेन। डोमेन की वैल्यू के, इंटर वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ अगर फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाए तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। हमने ग्राफिकल पैटर्न भी देख लिया कि अगर लेफ्ट से राइट जाने पे फंक्शन की वैल्यू नीचे से ऊपर उठना शुरू हो रही है, एक ही बात है। x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, डोमेन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा। अब मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, ये हमने लिख तो दिया, हमें समझ तो आ गया इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा ये तो समझ में आ गया। अब हम इसे मैथ्स में समझाएंगे कैसे। तो सपोज हमारा कोई इंटरवल है और हम ये कहना चाहते हैं ये हमारा इंटरवल है, इस पे मैंने दो पॉइंट लिए, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूँ, रैंडम पॉइंट x1 और x2, और सपोज ये बड़ा है, x1 जो है x2 से छोटा है ना। दो पॉइंट ले लिए, आप दो पॉइंट लोगे कभी भी किसी इंटरवल में तो एक पॉइंट छोटा होगा और एक पॉइंट बड़ा होगा। तो बड़े पॉइंट पे, तो इफ़ x1 लेस देन x2, x1 जो x2 से छोटा है, और देन ये आए हमेशा क्या निकल के आए रिजल्ट, कि जो fx1 है वो fx2 से छोटा है। मतलब कुल मिला के ये बात है कि ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है जिसकी छोटे पॉइंट पे वैल्यू छोटी आती है कंपेयर टू बड़े पॉइंट के मुकाबले। तो ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग की। फंक्शन फ्रॉम i to s इज सेड टू बी इंक्रीजिंग व्हेन एवर, जब कभी भी, या इफ x1 लेस देन x2, एक पॉइंट उससे दूसरे से छोटा हो तो उस पर वैल्यू भी छोटी। ये दो पॉइंट हम कहीं से भी ले सकते हैं रैंडमली, एक पॉइंट उठाया दूसरा पॉइंट उठाया, छोटे पॉइंट पे वैल्यू छोटी आ रही बड़े पे बड़ी, तो उसे इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो फॉर इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या देखेंगे, अगर x1 x2 से छोटा, x2 x3 से छोटा, x3 x4 से छोटा एंड सो ऑन, तो वैल्यू जो होगी x1 पे सबसे छोटी होगी, इस पे उससे बड़ी होगी, इस पे उससे बड़ी होगी, तो ऑर्डर यही रहेगा। ये बराबर भी आ सकता है, कभी कभी इक्वालिटी भी आ जाती है कांस्टेंट फंक्शन में, उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली बड़ी आती है, हमेशा बड़ी मिलेगी, हमेशा, ठीक है। और इंक्रीजिंग में क्या होगा, बराबर भी हो सकती है। इंक्रीजिंग में क्या होगा, बराबर भी हो सकती है। जैसे मैं एक ग्राफ बना के आपको समझाऊँ, यहाँ बना देता हूँ छोटा सा ग्राफ, यहाँ बना देते हैं ग्राफ। तो आप इस ग्राफ को नोट करें, ग्राफ कैसा भी हो सकता है। ये हम ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर, तो ये फंक्शन जो है अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ता ही जा रहा है लगातार, लेकिन यहाँ पे आके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये फिक्स हो गया, थोड़ी देर के लिए बढ़ नहीं रहा है, बराबर रहा, लेकिन घट भी नहीं रहा है, घटना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर बढ़ने लग गया, फिर यहाँ पे आके फिर फिक्स हो गया, फिर बढ़ने लग गया। तो ऐसे फंक्शन कभी कभी बराबर भी हो जाएंगे कुछ वैल्यू, तो रहेगा इंक्रीजिंग ही। तो इंक्रीजिंग में क्या होगा, या तो लगातार बढ़ता जाएगा, जो लगातार बढ़ता जाता है उसे इंक्रीजिंग बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। जो क्या हो, थोड़ा बढ़ा फिर रुक गया, फिर बढ़ा फिर रुक गया,
उसे बोलते हैं जो लगातार बढ़ता है उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो बढ़ रहा है फिर रुक रहा है, बढ़ रहा है फिर रुक रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा, उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग, मात्र इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में कुछ वैल्यू बराबर हो सकती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा बढ़ी ही आएंगी, स्ट्रिक्टली बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है डिक्रीजिंग का। तो डिक्रीजिंग के लिए भी मैंने बनाए हैं यहाँ पे ग्राफ, हम देख लेते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। डिक्रीजिंग में देखो ये वाला ग्राफ है, ग्राफ हमेशा लेफ्ट से राइट देखा जाता है उसका नेचर। तो ये लाइन बनाई है मैंने, तो लेफ्ट से राइट देखूंगा मैं, x1 x2 x3 x4, इस पर भी मैंने पॉइंट लिए। तो x1 पे इस ग्राफ की वैल्यू इतनी है, x2 पे आके इधर नेगेटिव होनी शुरू हो गई, फिर और ज़्यादा नेगेटिव हुई, फिर और ज़्यादा नेगेटिव हुई, फिर और, या ऐसे देखें x के बढ़ने के साथ साथ ये नीचे जाने लगा, तो ये डिक्रीजिंग हो गया, है ना। x तो बढ़ ही रहा है, x को हमेशा बढ़ा हुआ रखना है। इस वाले ग्राफ को देखें, ऐसे जा रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी डिक्रीजिंग। इसको देखें, ये भी घट रहा है, ये भी डिक्रीजिंग। ये मैंने 3 इसलिए बनाए हैं, अभी हम आगे देखेंगे 3 ही तरह के इस तरीके के नेचर मिलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के। तो नीचे जाने पे घट रहा है, तो जब हम लेफ़्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा था, जब लेफ़्ट से राइट जा रहे थे तो वैल्यू बढ़ रही थी, तो लेफ़्ट से राइट जाने पे वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इंक्रीजिंग। जबकि लेफ़्ट से राइट जाने पे देखो दोनों में ये चीज़ सेम है भाई, हम हमेशा नेचर लेफ़्ट टू राइट ही देखते हैं, एक्स हमेशा ऐसे ही इस ऑर्डर में ही रहेगा, बस फंक्शन का ऑर्डर बदल जाएगा। ये देखो ये घटने लग गया, एफ एक्स पे वैल्यू सबसे बड़ी, उस पर फिर घट गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये इससे छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, तो इस ऑर्डर में। तो मतलब लेफ़्ट से राइट जाने पे जब फंक्शन की वैल्यू घटेगी तो उसे डिक्रीजिंग बोलेंगे, लेफ़्ट से राइट जाने पे जब फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो उसे इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो 2 कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से क्लियर हो गए, इंक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग का हो गया। तो डिक्रीजिंग की डेफिनेशन, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग ऑन आई, किस इंटरवल आई में, इफ़ वैल्यू ऑफ एफ, फंक्शन की जो वैल्यू है डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डोमेन, वो डिक्रीज करे कब, जब डोमेन की वैल्यू इंक्रीज करे। डोमेन का नेचर हमेशा सेम रखना है, इंक्रीज, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट ही देखेंगे। तो x की वैल्यू बढ़ने के साथ हमें देखना है, हमेशा x की वैल्यू बढ़ने के साथ ये देखना है कि फंक्शन का क्या नेचर है, x की वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। तो डिक्रीजिंग की डेफिनेशन ये होती है कि इफ़ x1 लेस देन x2, सेम इंक्रीजिंग में, ये डिक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग में भी ये है, इफ़ x1 लेस देन x2। यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर x1 की वैल्यू छोटी रहेगी या बराबर रहेगी इंक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग में क्या होता है, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। x1 तो हमें डोमेन के पॉइंट है, ये तो बढ़ेगा ही। जैसे समय के बढ़ने के साथ किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जाए तो हम बोलेंगे भाई वो इंक्रीज़ कर रहा है। किसी चीज़ का प्राइस घटता जाए, जैसे पुरानी ऑब्जेक्ट का प्राइस घटता है ना, किसी ने कोई गाड़ी ले ली, 1 साल बाद उसका पुरानी हो गई तो प्राइस कम मिलेगा, 2 साल बाद और कम मिलेगा, 3 साल बाद और कम मिलेगा। या डिमांड घटती जाए तो समय तो बढ़ेगा ही, तो डोमेन तो बढ़ता ही है, डोमेन को हम घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। तो डोमेन के बढ़ने के साथ साथ फंक्शन अगर बढ़े तो इंक्रीजिंग, डोमेन के बढ़ने के साथ साथ फंक्शन अगर घटे तो डिक्रीजिंग। तो 2 चीज़ क्लियर हो गई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारे लिए इंक्रीजिंग की हमें ये डेफिनेशन रखनी है, सॉरी इंक्रीजिंग की ये रखनी है और डिक्रीजिंग की ये। स्ट्रिक्टली में क्या है, स्ट्रिक्टली में ये नहीं आता, इक्वालिटी नहीं आती, इक्वल नहीं होगा कभी भी, स्ट्रिक्टली बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये, ठीक है। एक वर्ड इसमें यूज़ होता है मोनोटॉनिक फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें मोनोटॉनिक है। तो मैंने आपको ग्राफ से भी समझा दिया है, इससे भी। मोनोटॉनिक फंक्शन कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। तो मोनोटॉनिक वर्ड आता है एक बार, मोनोटॉनिक। तो मोनोटॉनिक क्या होता है बच्चों, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अ फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल आई और डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल आई, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन f from I to S is said to be monotonic if f is either increasing or decreasing on I। तो ऐसा फंक्शन या तो वो इंक्रीज करे या वो डिक्रीज करे, उसे बोलते हैं मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक, मोनो मतलब एक, टॉनिक मतलब टोन में, एक ही टोन में। तो जो फंक्शन एक ही टोन में चलता चला जा रहा है, अब 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो बढ़ता चला जा रहा है तो भी मोनोटॉनिक, एक टोन में बढ़ता जा रहा है, एक ही टोन में घटता हुआ जा रहा है, अपनी धुन को चेंज ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कभी बढ़ गया कभी घट गया। तो जो एक ही टोन में बढ़ता हुआ जाए तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कह देंगे, जो एक ही टोन में घटता हुआ जाए उसे मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग कह देंगे, और दोनों को कुल मिला के मोनोटॉनिक कह देते हैं। तो मोनोटॉनिक क्या होता है, मोनोटॉनिक 2 तरीके के होंगे,
अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, और अगर हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़, तो वो मोनोटॉनिक कहलाएगा। ठीक है, तो मोनोटॉनिक हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया। एक मैं चीज़ इसमें और बता रहा हूँ कि भाई ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो ना तो इंक्रीज़ होते हैं ना डिक्रीज़ होते हैं, है ना। ऐसे भी फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि फंक्शन इंक्रीज़ ही करेगा डिक्रीज़ ही करेगा, ऐसे भी फंक्शन है जो ना तो इंक्रीज़ करेंगे ना डिक्रीज़ करेंगे। तो ऐसा ना सोचे कि ये हमारा एक्सक्लूसिव केस है या इंक्लूसिव केस है। तो जैसे इसको देखते हैं हम, इस ग्राफ को, ये ग्राफ है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इतना इंटरवल ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरा x1 पॉइंट हो गया, ये मेरा x2 पॉइंट हो गया, और इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक तो बढ़ा, इंक्रीज़ करा, ये देखो इंक्रीज़ करा, फिर यहाँ पे ये घटने लग गया, नीचे आने लग गया, ये डिक्रीज़ कर गया, फिर यहाँ तक नीचे जा रहा है, यहाँ तक इस पॉइंट तक नीचे गया, फिर यहाँ से ये इंक्रीज़ करने लग गया। तो इसके नेचर क्या है, इंक्रीज़ कर रहा, डिक्रीज़ कर रहा, इंक्रीज़ कर रहा। तो x1 से x2 तक इतने इंटरवल में, अगर हमसे पूछा जाए इतने इंटरवल में इसका नेचर क्या है, तो नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीज़ है, नॉर डिक्रीजिंग, नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना ये घट रहा है। तो x1 से x2 में ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। मान लो हमें यहाँ पे पॉइंट दे दिया जाता है ये x3, और अब पूछ लिया जाता है कि x1 से x3 में बताओ क्या नेचर है, तो हम बोल देते हैं x1 से x3 में तो भाई इंक्रीज़ कर रहा है केवल। या यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जाता है x4 और पूछता है x3 से x4 में बताओ, तो इतने में डिक्रीज़ कर रहा। तो कुल मिला के फंक्शन का नेचर छोटे छोटे इंटरवल पे बदलता रहेगा, छोटे छोटे इंटरवल पे। एक बड़े इंटरवल में उसका नेचर कुछ भी हो सकता है ना तो इंक्रीज़ कर रहा ना डिक्रीज़ कर रहा, हो सकता है इंक्रीज़ ही करता जा रहा, हो सकता है डिक्रीज़ ही करता जा रहा, या उस पूरे इंटरवल के कुछ पार्ट में वो इंक्रीज़ कर रहा है, कुछ में वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो कोई फंक्शन क्या होगा हम अभी कुछ कह नहीं सकते, हमें देखना पड़ेगा कितने पार्ट में बात करिए, है ना, कितने पार्ट में, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने इंटरवल में। तो इंटरवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है इतने में, ये नहीं कि वो हमेशा ही इंक्रीजिंग होगा, ये नहीं कहना है भाई, हो सकता है आगे जाके घटने लगे। तो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि कितने इंटरवल में पूछ रहे हो भाई, वो बताओ। ठीक है, अगर दे दिया तो अच्छी बात है। तो किसी ने बोला क्या f(x) इक्वल टू x² प्लस 2 इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कहाँ पर, कितने इंटरवल में, x की वो किस वैल्यू के लिए आप पूछ रहे हो। आपसे पूछा जाए f(x) इक्वल टू sin x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो भाई कितनी रेंज में, वो इंटरवल क्या है, किसकी बात कर रहे हो, 0 से पाई बोल रहे हो, पाई से 2 बाई बोल रहे हो, 0 से 90। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा तो इंटरवल इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने पूछना है किस इंटरवल में, या आपने देखना है किस इंटरवल में पूछा गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे और उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, सिंपल पूछ लिया जाता है फंक्शन के नेचर के बारे में, तो कुछ फंक्शन मैंने लिख दिए और उनके ग्राफ मैंने बना दिए। ये आपको टॉपिक मिलेगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे ग्राफ आते हैं, या फंक्शन वाले चैप्टर में आप 11th में पढ़ के आए होंगे। तो हम समझ लेते हैं सिर्फ ग्राफ से पहले, फिर हम इसको वैसे भी कर सकते हैं बिना ग्राफ के। तो पहला फंक्शन है कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट होता है जो हर एक्स के लिए सेम वैल्यू ले, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, 0 पे भी इसकी वैल्यू इतनी, 1 पे भी इतनी, 2 पे भी इतनी, 3 पे भी इतनी, 4 पे भी इतनी, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम रहती है। हमने k मान लिया है, कुछ भी हो सकता है, k की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा k रहेगी। तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है, घट भी नहीं रहा है, तो ऐसा कांस्टेंट फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ना इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, या ऐसे नॉन इंक्रीजिंग भी हम कह सकते हैं, मतलब इंक्रीज तो कर नहीं रहा है, और हम इसे नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं क्योंकि डिक्रीज नहीं कर रहा। तो आप इसे कुछ भी कह सकते हो। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, नॉन इंक्रीजिंग, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, नॉन डिक्रीजिंग, ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसको ध्यान में रखेंगे। तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, तो हमने कांस्टेंट फंक्शन समझ लिया कि कांस्टेंट फंक्शन ना तो इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है, तो उसे नॉन इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं f(x) इक्वल टू ax प्लस बी। इसे लीनियर फंक्शन कहते हैं या लाइन भी होता है, ये लीनियर फंक्शन कहलाता है क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो लाइन बनता है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा ये जो a है अगर ये पॉजिटिव है तो ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो इस केस में ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर a पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। जैसे आपसे पूछ लिया जाए f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3,
ये कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप केवल x के साथ का नंबर देखेंगे, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो ये पॉजिटिव है तो हम बोल देंगे इंक्रीजिंग है। अभी तो हम डेरिवेटिव टेस्ट पे आएंगे जहाँ से निकालना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सा ग्राफिकली पता होना चाहिए। आपको ग्राफ दे दिया फिर आप सोचने बैठ गए। अच्छा, अगर a नेगेटिव है, जैसे यही फंक्शन ऐसे दे दिया जाता -2x + 3, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। अगर a माइनस होता है तो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ बन जाती है, उसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है। पहले स्लोप इधर को था, अब स्लोप इधर हो गया, है ना, तो ये डिक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा कब, जब a नेगेटिव है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, अगर ये वाला केस है तो पूरे r पे इंक्रीजिंग है, यहाँ से लेके -∞ से +∞ तक बढ़ता ही जा रहा है। तो किस में इंक्रीजिंग है, ऑन r, पूरी रियल लाइन पे इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग भी कहाँ पर है, ऑन r। अगर a नेगेटिव तो पूरे रियल लाइन पे डिक्रीजिंग, पूरे रियल लाइन पे डिक्रीजिंग है, उसके हर इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, उसके हर पार्ट में भी डिक्रीज करेगा। और अगर इंक्रीज कर रहा है a पॉजिटिव के लिए तो पूरे पार्ट में इंक्रीज करेगा। अगला वाला हम देखते हैं क्वेश्चन, fx = ax²। ये पैराबोला है, इसको भी मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा है। अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्या है, ये अपवर्ड पैराबोला है, a पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं इस पैराबोला को। पहले हम ऊपर वाला रेड वाला ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, ये यहाँ तक चलता ही रहता है बच्चों, ऐसे, ये ऐसे नहीं कि यहाँ रुक गया, ऐसे चलता रहेगा अनंत तक, इधर भी ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो लेफ्ट साइड में ये नीचे की तरफ आ रहा है 0 तक, ये वाला पॉइंट ध्यान दें 0 पे, यहाँ पे हमारा 0 है x। तो ये -∞ से 0 तक डिक्रीज कर रहा है ना। तो अगर a पॉजिटिव है तो इस पे भी दो केस बनेंगे। पहला डिक्रीजिंग हो जाएगा ऑन, कहाँ से, -∞ से लेके 0 तक, 0 तक डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे बराबर भी लगा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता इन्फिनिटी। और इंक्रीज कर रहा है यही फंक्शन कहाँ, 0 से ∞ तक। तो अगर आपसे पूछा जाए ये फंक्शन जो है ये वाला या ऐसा, a कोई भी पॉजिटिव नंबर दे दिया, कहाँ इंक्रीज करेगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इस पूरे पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में। अच्छा, इसमें इंक्रीज कर रहा है तो इसके हर पार्ट में इंक्रीज करेगा। जब बड़े इंटरवल में इंक्रीज कर गया, अगर आपसे पूछ ले 2 से 3 में बताओ इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, तो भाई 2 से 3 इसी का तो पार्ट है, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा, तो इतने पार्ट में भी तो इंक्रीज कर रहा है। जब पूरे पार्ट में 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है तो उसके हर पार्ट में इंक्रीज करेगा। इसी तरह -∞ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है तो इसके हर पार्ट में डिक्रीज करेगा। दूसरा हो सकता है a नेगेटिव हो, नेगेटिव जैसे कि यही हो जाता है fx = -3x²। तो नेगेटिव में बनता है डाउनवर्ड पैराबोला, तो मैंने लिखा भी है a नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा। इसमें केस बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, ये देखो, यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर मैं इधर को बनाऊँ, क्योंकि ये तो रफ डायग्राम है, मोटा मोटा ऐसे बनता है ये। तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाने पर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग करेगा, है ना, ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा। अच्छा, फंक्शन को अगर हम नेगेटिव बना देना, अगर ये fx इंक्रीज कर रहा है मान लो, तो उसका नेगेटिव फंक्शन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है उसी इंटरवल में। जैसे ये a जब पॉजिटिव है तो ये इतने में डिक्रीज कर रहा था, तो जब मैं a को नेगेटिव बना दूंगा तो ये इसमें इंक्रीज कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो -∞ से 0 में ये वाला फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा, उल्टा हो गया क्योंकि नेगेटिव बन गया। और 0 से इन्फिनिटी में ये डिक्रीज कर गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। इस तरह का फंक्शन हमारे पास हो सकता है। थोड़ा मोटा मोटा आइडिया समझ लेंगे, फिर तो हमें थ्योरेटिकली करना ही है। 1/x जो है 0 पे उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, 0 पे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो मतलब 0 के पास आने पे ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। अच्छा, 0 पे दो तरीके से पास आ सकते हैं। अगर मैं राइट से आ रहा हूँ तो इन्फिनिटी जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ तो -∞ जाता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो हम यहाँ से देखते हैं इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में, 0 से इन्फिनिटी में जाते जाते क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे आना शुरू कर रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो ये कर रहा है डिक्रीज, कहाँ, ऑन 0 to इन्फिनिटी। इसमें तो बच्चों डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ से यहाँ देखें, -∞ से यहाँ देखें, -∞ से यहाँ, इसमें क्या कर रहा है, -∞ से 0 में ये ऊपर से नीचे ही आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो इसमें भी डिक्रीज कर रहा है। -∞ से 0 में, इसमें भी क्या कर रहा है, ये डिक्रीज। यहाँ पे ओपन लगाएंगे क्योंकि 0 पे तो इसकी वैल्यू है नहीं।
तो अगर आपसे पूछा जाए 1/x 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, आप बोलोगे डिक्रीजिंग। माइनस इन्फिनिटी से 0 में डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग, क्योंकि घट रहा है यहाँ पे भी। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में R to R, मतलब पूरी रियल लाइन में बताओ क्या हो रहा है इसमें, मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, क्या ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे आ गया ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट, आप यहाँ से यहाँ तक गए 0 से पहले पहले, तो आपने देखा वैल्यू घट रही। जैसे ही आप 0 के बगल में आए फिर आपने देखा यहाँ पे तो बड़ी वैल्यू हो गई। भाई यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू -2 पे देखूँ तो -2 पे इसकी वैल्यू ये है नेगेटिव, और +2 पे देखूँ तो वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव है। तो अगर -2 से +2 पे मैं जाऊँ तो -2 पे वैल्यू छोटी है किसके मुकाबले, +2 के मुकाबले। मतलब यहाँ से लेफ्ट से राइट जाने पे तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है यहाँ से यहाँ जा रहे तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा। भाई यहाँ वैल्यू छोटी है इस वाले में, इधर को देखो लेफ्ट में, यहाँ बड़ी हो गई, ऊपर की तरफ प्लस में आ गई, है ना। इन दो अगर मैं इनको ही कंपेयर करूँ, -2 पे इसकी वैल्यू आएगी -1/2, +2 पे इसकी वैल्यू आएगी +1/2, कौन बड़ी है, वो 2 वाली बड़ी है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर तो वैल्यू बढ़ गई यहाँ पर, जबकि हमें दिख रहा है कि यहाँ भी डिक्रीजिंग है यहाँ भी डिक्रीजिंग है। ऐसा तब होता है बच्चों, ये फंक्शन ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है 0 पे। 0 पे इसमें ब्रेक है, देखो 0 पे ना तो हमें वैल्यू ही नहीं पता। तो ऐसा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस होते हैं उनका नेचर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरवल का कॉन्सेप्ट आता है। तो पूरे R से R में इसका नेचर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नेचर डिफाइंड नहीं है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। लेकिन हाँ -इन्फिनिटी से 0 में इंक्रीजिंग, 0 से इन्फिनिटी में भी डिक्रीजिंग, लेकिन पूरे R पे डिक्रीजिंग नहीं है। क्या बात, ऐसा तभी हो सकता है जहाँ पे ब्रेक आ गया हो फंक्शन में 0 पे, ठीक है। तो ऐसा डिसकंटिन्यूस फंक्शन के साथ हो सकता है। खैर हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, आज हमें यही समझना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। सिमिलरली ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ग्राफ ये होता है स्टेप 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 स्टेप। तो लेफ्ट में अगर हम देखें इसकी वैल्यू ये है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ तक कांस्टेंट हो गई, रुक गई, फिर यहाँ पे ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, लेकिन बढ़ती ही जा रही है। थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो रही है लेकिन फिर भी बढ़ती जा रही है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे वैल्यू ये है, जैसे -2 पे इसकी वैल्यू 2 और -1 तक ये रही रहेगी, फिर -1 पे जाके ये हो जाएगी पूरी -1, फिर 0 तक यही रहेगी, फिर 0 पे जाके 0 से 1 तक 0 हो जाती है, फिर 1 से 2 तक 1 हो जाती है, 2 से 3 तक 2 हो जाती है, ऐसे चलती रहती है। लेकिन ये बढ़ रही है तो ये भी इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ है कहाँ, हर एक इंटरवल में, इतने इंटरवल में, इतने इंटरवल में, यहाँ तक तो कांस्टेंट हो गई ना, इतने इंटरवल में बढ़ती जा रही है। तो इसे इंक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे। f(x) = e⁻x, तो e⁻x का ग्राफ ये होता है, ये ब्लू वाला, इधर से इधर। अब आप लेफ्ट से राइट देखो, यहाँ से यहाँ जाने पे ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों ये इंक्रीजिंग है। और e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। e⁻x का ग्राफ ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। अब आप इसे देखें mod x को, तो mod x का ग्राफ भाई ये होता है। तो -इन्फिनिटी से 0 में ये नीचे की तरफ जा रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया इतने इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक। और 0 से यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज हो गया। पूछ लेता है कभी कितने इंटरवल में। a⁻x, अगर a 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा, अभी हमने बनाया था a⁻x, तो बच्चों ये इंक्रीज़ करता है, सॉरी हाँ इंक्रीज़ करता है लेफ्ट से राइट। और अगर ये 0 और 1 के बीच में, मतलब जैसे ऐसे नंबर दे दिया 1/2 तो ये तो 0 और 1 के बीच में, तो ये डिक्रीज़ करता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये 1 से बड़ा है, जैसे 3x आपसे पूछ ले क्या है, तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग है। तो ये तो हमने कुछ ग्राफ से देखे, अब हमें करने कैसे हैं क्वेश्चन वो समझ लेते हैं।
हो वीडियो पॉज ही नहीं हुआ, हाँ मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाँ अगर हमें ये दिखाना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, तो विदाउट यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हम डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं करेंगे। और बिना डिफरेंशिएशन के हमें कैसे दिखाना है, आगे डिफरेंशिएशन का यूज़ भी आएगा। तो कोई दो रैंडम पॉइंट लेंगे x1 और x2, ये रैंडम पॉइंट होंगे, आर्बिट्रेरी जिसे हम बोलते हैं। कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे सच दैट कि x1 को x2 से छोटा मानना है। इससे हमें शुरुआत करनी है कि x1 लेस देन x2, ये हमें अज्यूम करना है। अब इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या दिखाना है कि x1 की वैल्यू हमेशा x2 से छोटी है फंक्शन की, और डिक्रीजिंग के लिए दिखाना है fx1 की वैल्यू बड़ी है इससे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, इससे शुरू करते हैं। आपको ये बोला गया है कि ये दिखाओ ये फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है, शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, यही अज्यूम करेंगे कि भाई हमने दो पॉइंट माने, हमेशा बोला जाएगा कहाँ पर, रियल लाइन पर। अगर रियल बोला हुआ यहाँ पे r पे बोला हुआ, तो हम r से दो पॉइंट ले लिए। कैसे पॉइंट ले लिए, सच दैट x1 जो है छोटा है x2 से। सपोज करा x1 जो है x2 से छोटा पॉइंट है। अब मुझे इसकी वैल्यू देखनी है। तो जैसे बच्चे यहाँ देखो, मैंने एक पॉइंट लिया 2 और एक पॉइंट लिया मैंने 3, और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.73 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर होता है पाई की तरह। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू 2 भी होती, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, कौन बड़ा आता, ये बड़ा आ जाता है ना। जब हमारा नंबर 1 से बड़ा होता है तो उसकी पावर बड़ी करने पर उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। किससे बड़ा होता है, 1 से। और जब 0 और 1 के बीच में होता है तो उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो x1 x2 से छोटा है, तो इसका मतलब है e की पावर x1 e की पावर x2 से छोटा होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये जो बेस है, ये बेस हमारा 1 से बड़ा है। तो जब भी 1 से बड़ा होता है तो फिर पावर बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1 के बराबर होता है तो पावर बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 की पावर 10 करो, 1 की पावर 20 करो, 1 की पावर -1 करो, 1 की पावर हाफ करो, 1 ही रहेगा। तो बेस अगर 1 है तो पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं। बेस अगर 1 से बड़ा है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो वैल्यू घटती जाएगी। माइनस पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि माइनस पे डिपेंड करता है फिर पावर, तो माइनस पे नहीं कह सकते। तो हमने क्या लिया था, x1 छोटा लिया x2 से, और हमने क्या शो कर दिया कि इस e की पावर x1 हमेशा इससे छोटा होगा। बाय डेफिनेशन ये वैल्यू हो गई इस फंक्शन की किस पॉइंट पे, x1 पे। अगर मैं यहाँ पे x1 रखता तो मुझे यही मिलता, और बाय डेफिनेशन ये किस पे वैल्यू हो गई, x2 पे। तो हमने क्या दिखा दिया, fx1 fx2 से छोटा है, इसलिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। दूसरे वाले फंक्शन पे चलते हैं, 3x + 5 पे। तो इसके लिए भी काम वही करना है आपको लिखना है x1 और x2, कोई दो पॉइंट हैं। अगर कोई डोमेन नहीं दिया है, बोला होगा आपको ऑन आर, मैंने यहाँ पे ऑन आर लिखना भूल गया, ऑन आर इंक्रीजिंग है। तो हमने क्या करना है, ठीक है, हमने ये मान लिया सच दैट कि x1 छोटा है x2 से। अब x1 x2 से छोटा है, तो अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये भाई बड़ा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करते तो फ़र्क पड़ जाता, से पॉजिटिव नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं दोनों तरफ 5 भी जोड़ दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे। तो ये बाय डेफिनेशन क्या हो गया, ये fx1 हो गया और ये fx2 हो गया। तो इसमें भी हमने शो कर दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे -3 होता तो ये डिक्रीजिंग बनता, और हम कैसे दिखाते उसे, शुरुआत ऐसे ही करते कि x1 x2 से छोटा है, लेकिन जब मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये रिवर्स हो जाती है, ध्यान दें। इसकी जगह अगर ये फंक्शन होता, फिर मैं दोनों तरफ 5 ऐड कर देता, ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या माना था, ये ऐसे माना था, और ये वैल्यू बड़ी आ गई और ये वैल्यू छोटी आ गई, तो देखो उल्टा हो गया, तो फंक्शन डिक्रीज हो गया। अब ये वाला काम हमें, सेम फंक्शन है 1/2 की पावर x, इसे दिखाना है डिक्रीजिंग। तो तरीका वही है भाई, बार बार इसको इससे छोटा मानो, छोटा माना तो 1/2 की पावर x1 बड़ी हो जाएगी 1/2 की पावर x2 से, क्योंकि ये जो हमारा बेस है ये 1 से छोटा है, बिकॉज 1/2 < 1।
जब भी बेस छोटा होता है तो उसकी छोटे नंबर पे वैल्यू बड़ी आ जाती है। जैसे मैं 1/2 की पावर 2 करूँ और 1/2 की पावर 3 करूँ तो ये आएगा 1/4 और ये आएगा 1/9। तो 1/4 इससे बड़ा है क्योंकि इसमें 1 के 4 हिस्से करने हैं, इसमें 1 के 9 हिस्से, तो रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। तो इसका, और ये fx1 है तो fx1 बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है f वो डिक्रीजिंग है, वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। e की पावर -x में देखते हैं, e की पावर -x में क्या होगा। सेम हम वो रूल लगा सकते हैं भाई कि हमारा x1 जो है x2 से छोटा है। तो अगर x1 छोटा है तो अभी हमने ऐसे करा ही था कि ये इससे छोटा आएगा, ये तो हमने करा ही था। इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, इसको यहाँ ले जा लो, इसको यहाँ ले जा लो, ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड में चली जाएगी और ये वाली, तो 1/e की पावर x2 इधर आ गया और 1/e की पावर x1 इधर आ गया। तो इसको ऊपर लिखेंगे तो ये तो e की पावर -x2 हो जाएगा और ये e की पावर -x1 हो जाएगा। तो कौन छोटा आया, ये fx2 है और ये fx1 है। तो fx2 छोटा आ गया किससे, fx1 से। तो ये फंक्शन भी हमारा डिक्रीजिंग हो गया ऑन r। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और कुछ प्रॉब्लम बताई ग्राफ से और वैसे कि इसका मोटा मोटा कारण क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझाने का। कल हम इस पे या इसकी अगली वीडियो में हम डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन को ऐसे पहचानना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कितना आसान बना देता है इसको समझाने में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो कल हम डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या इसके नए वीडियो में हम इसका डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।